नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सुर्खियों के बाद सबसे बड़ी खबर, ये सिर्फ प्रदेश के लिहाज से नहीं, इसका राष्ट्रीय स्तर का भी महत्व है, वो बाद में आपको बताते हैं। संघ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साधा है निशाना। आरएसएस के आदिवासी एजेंडे पर सीएम कमलनाथ ने वार किया है। संघ के मंसूबों को उन्होंने खतरनाक बताया है। आरएसएस की सोच विभाजनकारी है, आदिवासियों के जीवन में जहर नहीं घोलने देंगे। आरएसएस ऐसी कोई कोशिश करता है तो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। एनआरसी लागू करने में असफल हो रहे तो दूसरे रास्ते से खतरनाक मंसूबे को लागू करने की हो रही कोशिश। दरअसल संघ के एजेंडे में 2021 की जनगणना में आदिवासियों से अपना धर्म हिंदू लिखवाने की बात कही गई थी। आरएसएस का जो भी शिविर था, आरएसएस का मिशन आदिवासी है। ये जनगणना में आदिवासियों को अपना धर्म हिंदू लिखवाने की कवायद की जा रही है। आरएसएस ऐसी कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये रिएक्शन दिया है। आदिवासियों को अब संघ जगाने के लिए एक अभियान चलाने जा रहा है, जिसमें आदिवासी अपने नाम के आगे हिंदू शब्द लिखेंगे। लेकिन प्रदेश सरकार का इसमें क्या रुख है? मंत्री जीतू पटवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, संघ कह रहा है, मोहन भागवत कह रहे हैं कि आदिवासी अपने नाम के आगे हिंदू लिखें। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू धर्म से आता हूं और मैं गर्व से मेरे धर्म के आगे हिंदू लिखता हूं। पर भारत की अपनी असीम परंपराएं हैं, प्राचीन परंपराएं हैं। यहाँ के मौलिक अधिकार अपने अपने धर्म को स्वतंत्रता से अपनाने के हैं। आदिवासियों की अपनी परंपराएं हैं, उनके अपने आदर्श हैं। अपनी अंडमान निकोबार में भारत सरकार अपना फंड लगा के आदिवासियों की संस्कृति, उनकी जीवन शैली जिंदा रहे, इसके लिए अभियान चलाती है, उसको संरक्षित करती है। वहाँ पर सिविलियंस जितने भी है उनको जाने नहीं देती, और जाने देती तो उसके नियम बनाए। मैं मानता हूँ ऐसे में आदिवासी परंपराओं को उनकी परंपराओं के साथ जीना चाहिए। इस तरह का कोई भी अभियान उनकी परंपराओं के खिलाफ है। मैं मानता हूं कि आदिवासी भाई हमारे अपने हैं और भारतवर्ष की परंपराओं के अनुसार है। वो भारत का संविधान सबको मौलिक अधिकार देता है कि वो किस धर्म को किस तरीके से अपनाए। तो मैं समझता हूँ संविधान की सुरक्षा करना या संविधान की पालना करना हर सरकार का दायित्व है। मध्य प्रदेश सरकार भी करेगी। लेकिन मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि इसको लेकर पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। मैंने जैसा कहा कि ये एनआरसी अभी फेल हुआ, सीएए एनआरसी पे जिस तरीके से पूरे देश में असंतोष हुआ, इसका मतलब है कि इनके विचार और इनकी कार्यशैली दोनों इस देश में मैच नहीं हो रही है। अब एक पक्ष असंतोष में है, अब दूसरा आदिवासियों में असंतोष पैदा करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? इस देश में रोजगार मिले, व्यापार मिले, उद्योग धंधा मिले, कि इस तरह की जिनकी आवश्यकता नहीं है डिबेट मिले। नरेंद्र मोदी जी से देश थक गया है, चुनाव आएंगे जब सबक सिखाएगा। तो प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि अब इस मुद्दे को लेकर यदि किसी तरीके का कोई अभियान छेड़ा जाता है तो सरकार उसके खिलाफ सख्ती से निपटेगी। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो जीतू पटवारी मंत्री, उन्हें आप सुन रहे थे, उन्होंने भी यही बात कही। मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा एक लंबा चौड़ा उनका लिखा हुआ जो जिस पर विरोध उन्होंने जताया है वो हमने आपको इससे पहले दिखाया है। संविधान ने सबको अपना अधिकार दिया है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, लंबी कोशिश थी संघ की ये, पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगभग मंसूबों पर पानी फेर दिया। बिल्कुल ललित, देखिए मोहन भागवत ने भोपाल समेत प्रदेश में जो डेरा डाला था और यहाँ पर जिस तरीके से अपने विचारकों को से उन्होंने चर्चा की थी, उसमें इस बात के उन्होंने निर्देश दिए थे कि आदिवासियों में अपनी पेट को मजबूत किया जाए और इस बात के लिए उनको प्रेरित किया जाए कि वो अपने जब जनगणना का काम शुरू होगा तो अपने धर्म में वो हिंदू जरूर लिखवाएं। इस तरीके का अभियान पूरे प्रदेश में चलाने के लिए और आदिवासियों को जागरूक करने की तैयारी आरएसएस की तरफ से की जा रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि किसी भी
वासी को उसके धार्मिक संबद्धता के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये उसकी आज़ादी है कि वो अपनी संबद्धता किसके प्रति जाहिर करता है, क्योंकि ये संविधान में अधिकार दिया गया और इसके लिए यदि किसी तरीके का दबाव बनाने का काम प्रदेश में किया जाएगा तो उसको बर्दाश्त राज्य सरकार नहीं करेगी और इस तरीके के अभियान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि आदिवासियों को किसी भी तरीके से बरगलाया नहीं जा सकेगा और उनको किसी बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। और यदि इस तरीके का कदम आरएसएस या कोई दूसरी संस्था के द्वारा उठाया जाता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्ती के साथ निपटेगी। तो कुल मिलाकर अब आदिवासियों के मुद्दे को लेकर संघ और एमपी सरकार आमने सामने जरूर नजर आ रही है। अब किस तरीके से संघ इस पूरे मामले को लेता है ये देखने वाली बात होगी। क्या ये माना जाए अनुराग कि बहुत जल्दी कोई ये तो खैर उन्होंने बात कही कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्या ये माना जाए कि बहुत जल्द कोई ऐसी सरकारी कोशिश नजर आ सकती है? देखिए ललित, चूंकि अभी ये जो संघ प्रमुख हैं उनकी तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था और ये खबर बाहर निकल कर आई थी कि अब आरएसएस आदिवासियों के बीच इस तरीके का अभियान। चलिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूं पंकज चतुर्वेदी साहब। अनुराग आप भी हमारे साथ लगातार बने रहेगा, आप अपना सवाल भी ले सकते हैं। और पंकज चतुर्वेदी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोपाल भार्गव साहब नेता प्रतिपक्ष हैं, आप वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। भार्गव साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे कि आज ये बात कही गई है कि आरएसएस का जो ये एजेंडा है, आरएसएस की सोच विभाजनकारी है और आदिवासियों के जीवन में जहर नहीं घोलने देंगे। एक छोटा सा रिएक्शन सर आपका। जी भार्गव साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए गोपाल भार्गव साहब से भी हम रिएक्शन लेंगे। पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये बयान आपने सुना ही होगा, बयान नहीं हालांकि ये पूरा एक ब्लॉग की शक्ल है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इस विभाजनकारी सोच को लागू नहीं होने देंगे या इसे एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। पंकज जी देखिए ललित जी, ये संघर्ष देश में बहुत पुराना है। 1925 में, मैं बल्कि थोड़ा और पीछे चलूंगा, जब 1857 में देश में हमारा पहला स्वाधीनता का बिगुल जब फूका गया, तभी अंग्रेजों ने तय किया कि यदि ये भारतवासी सब एक हो गए तो अंग्रेजों को क्या जिसको चाहे उसको उखाड़ कर फेंक सकते हैं। और उस समय अंग्रेजों ने एक नई नीति तय करी, डिवाइड एंड रूल। और तभी 1905 के आसपास मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, 25 में आरएसएस जैसी बहुत सारी संस्थाएं बनी। और इसीलिए ललित जी, इन संस्थाओं ने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ भारत के नहीं बने ये लोग। और आरएसएस तो बहुत लंबे समय तक राष्ट्रध्वज को भी नहीं मानता था, बहुत मजबूती में उस बाध्यता का स्वीकार किया। गांधीवाद की भाव और भावनाओं के खिलाफ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के उन्होंने विरोध किया। ये सब इतिहास बताने का देश नजदीक से वितरासा है कि अभी भी आरएसएस उसी मूल भावनाओं के साथ काम कर रहा है, जिस मूल उद्देश्य का गठन हुआ था, डिवाइड एंड रूल। और अब जब अंग्रेज चले गए तो उस भूमिका में ये लोग हैं, एक ही उद्देश्य है, ये इन प्रकरण सत्ता भाजपा के माध्यम से आरएसएस के पास रहे और आरएसएस हमेशा भाजपा के कंधे पर रखकर भाजपा की कंधे पर होती है। जी पंकज जी, क्या सत्ता में अस्थिरता पैदा करने के तौर पर भी आप इसे देख रहे हैं? बहुत सारी चीजें दरअसल लिंक हैं। जौरा के बाद मध्य प्रदेश जीत का सिलसिला शुरू होगा, फिर एक कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता लिख दे रहा है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, उसके बाद संघ प्रमुख जो इतने व्यस्त होते हैं उनका 7 दिन का दौरा। देखिए ललित जी, मैंने आपसे कहा ना कि सब चीजें जो है वो योजनाबद्ध रूप से की जाती, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि सत्ता हमारे हाथ में हो। आप देखिए मध्य प्रदेश में 15 साल की सत्ता के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता से बाहर है तो किस प्रकार कहते कि वो। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, पंकज जी की आवाज धीरे धीरे शायद थोड़ी सी आवाज कट रही है उनकी, तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं गोपाल भार्गव साहब से भी। और एक बहुत अच्छी बात जो जीतू पटवारी ने याद दिलाई है, उसे कोट करना होगा कि ठीक है, वो आप एजेंडा लेकर आ रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं, आप वो बात कर रहे हैं, इस पूरे दुनिया के सबसे प्राचीन आदिवासी जो अंडमान निकोबार में हैं, जिन तक पहुंच पाना अभी भी एक भारतीय के लिए संभव नहीं है, वो उसे देखते ही मार देते हैं। कई ऐसे टापू हैं वहां पर, तकरीबन 60 से 100 के आसपास वो टापू हैं, और उसमें से एक जो आदिवासी हैं
वहां तक तो पहुंच ही नहीं हो पा रही है, उन्हें क्या समझाएंगे आप जाकर? यह भी एक बड़े अचरज की बात है। दूसरा के कई बार ये मांग उठ चुकी है, एक दिल्ली में भी इस तरीके का प्रदर्शन हुआ है आदिवासियों के द्वारा, और ये 2021 की जनगणना के मद्देनजर ही हुआ। ये कहा गया दिल्ली में, नो कोड नो वोट। आदिवासियों की मांग है कि आप उन्हें जनगणना में एक अलग कोड दे दें, एक अलग कॉलम दे दें, और जिसमें हम अपनी मर्जी से लिखें। धर्म के कॉलम में ट्राइबल या अपना रिलीजन चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, हम कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा की तरफ से भी रिएक्शन मिल जाए, और इससे पहले रामेश्वर शर्मा से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो वो तमाम बातें कर रहे हैं। वो राहुल गांधी का धर्म बता रहे हैं, सोनिया गांधी का धर्म बता रहे हैं, कमलनाथ का धर्म बता रहे हैं, पर वो ये नहीं बता रहे हैं कि आदिवासियों का धर्म वो कैसे तय करेंगे। अनुराग, बिल्कुल ललित, यही एक बड़ा सवाल है कि आदिवासियों को इस बात की आज़ादी है, आदिवासी ही क्यों, भले कोई भी किसी भी जातीय धर्म का हो, उसको इस बात की आज़ादी है कि संविधान में उसको इस बात का अधिकार मिला हुआ है कि वो किस धर्म या संप्रदाय को चुनते हैं, कहाँ जाते हैं, ये उनका व्यक्तिगत विचार है। लेकिन इस तरीके का कोई अभियान चलाकर किसी को प्रेरित करना क्या उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं है? शायद इसी बात को जो है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कोट किया, और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से यदि किसी के अधिकारों पर कोई कब्जा जमाने की कोशिश करेगा तो मध्य प्रदेश में तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि यदि हम देखें तो प्रदेश में बड़ी आबादी आदिवासी वर्ग की, और आरएसएस का एक बड़ा जो पकड़ है वो कही जाती है कि आदिवासी जिलों में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में यदि आरएसएस इस तरीके का कोई अभियान छेड़ता है तो उसका किस तरीके से विरोध किया जाएगा या उसको किस तरीके से सरकार लेगी, इसके संकेत मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ तौर पर दे दिए। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि एनआरसी और सीए जैसे कानून देश में विफल साबित होने के बाद अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी दिशा में जो है संघ सक्रिय हो गया, और इस तरीके के किसी भी अभियान को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार ने अपना स्पष्ट मत दे दिया है कि संघ भले ही इस कोशिश में हो कि वो आदिवासियों के बीच अपनी पेट को मजबूत करते हुए उनको इस बात के लिए प्रेरित करे कि वो जनगणना में अपनी धार्मिक संबद्धता जो है वो हिंदू के प्रति जताएं। इसके लिए किसी भी तरीके से किसी आदिवासी को बाध्य नहीं किया जा सकेगा, और यदि कोई अभियान चलाया जाता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी। ये वैधानिक कार्रवाई की बात तो ये कही गई है, उनके द्वारा भी कही गई है। आपने जिक्र किया कि एक अभियान चलाया जाएगा। क्या ये माना जाए कि कोई एक ऐसा जागरूकता अभियान, या कम से कम आदिवासियों को ये बताना कि वो आदिवासी हैं, वो बाध्य नहीं है कि उनको कौन सा कॉलम भरना है, क्या लिखना है, सरनेम लिखना है, नहीं लिखना है, वो बाध्य नहीं है, ये समझा दिया जाए कम से कम, क्योंकि संघ की पैठ से इनकार नहीं किया जा सकता आदिवासी इलाकों में। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आज भी आदिवासी इलाकों में विकास की सबसे बड़ी ज़रूरत है। किस तरीके से वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण जैसे आहार की व्यवस्था को किस तरीके से बदला जाए, इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और उस बीच में यदि सिर्फ धार्मिक संबद्धता को लेकर किसी तरीके का अभियान चलाया जाता है तो इसको लेकर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि उन क्षेत्रों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है जिनसे आज भी आदिवासी दो चार हो रहा है। सरकार चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, अभी तक यदि प्रदेश के हम आदिवासी इलाकों की बात करें तो कई इलाके ऐसे जो अभी भी अति पिछड़े इलाकों में गिने जाते हैं, तो वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं किस तरीके से विकसित हो, इस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से संघ ने एक खाका तैयार किया था, और खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रदेश में डेरा डाल के विचारकों से इस बात को लेकर चर्चा की थी कि किस तरीके से आदिवासियों के बीच अपनी पेट को मजबूत किया जाए और उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो अपनी जो धार्मिक संबद्धता है वो हिंदू लिखने का काम करें, इसके लिए उनको प्रेरित किया जाए, इस तरफ फोकस किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कई तरह के मुद्दे हैं, कई तरह के विषय हैं, लेकिन अब इस मुद्दे ने एक नई बहस का विषय जरूर ले लिया है। लेकिन सरकार के रुख से साफ है कि अब आरएसएस यदि प्रदेश में इस तरीके का कोई अभियान छेड़ता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए अब यह आसान नहीं होगा कि वो आदिवासियों के बीच पहुंचकर उनको इस बात के लिए प्रेरित कर सकें कि वो अपनी धार्मिक संबद्धता किसी एक धर्म विशेष के प्रति जाहिर कर सकें। जी अनुराग, आपने जीतू पटवारी से भी बातचीत की और बहुत दिलचस्प है ये, उन्होंने अंडमान का जिक्र कर दिया, अंडमान की याद दिला दी। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए। और दर्शकों को मैं फिर बता दूं कि पूरी दुनिया में अगर सबसे पुराने
या शुरुआती जो जीवन की शुरुआत, मानव जीवन की शुरुआत है, उससे जुड़ा अगर आदिवासी कल्चर कहीं बचा है तो अंडमान निकोबार के कुछ टापुओं पर, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 1 या 2 टापू हैं, कुछ सैकड़ा है उनकी संख्या उन आदिवासियों की। अनुराग, बिल्कुल ललित, यदि हम बात करें तो आज भी आदिवासी अपनी जीवन शैली में जीना पसंद करते हैं। उनकी अपनी एक सभ्यता है, अपनी एक संस्कृति है, लेकिन उनको चलिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। प्रभात झा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका हम रिएक्शन ले लेते हैं। बहुत देर से हमारी कोशिश थी। प्रभात जी, कमलनाथ, सीएम कमलनाथ ने रिएक्शन दिया है कि संघ आरएसएस की सोच विभाजनकारी है और आदिवासियों के जीवन में जहर नहीं घोलने देंगे, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी अगर धर्म की जगह हिंदू लिखवाया जाएगा तो, या ऐसा कोई मूवमेंट चलाया जाएगा तो। झा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो पता नहीं फिजाओं में आज नेटवर्क की इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। गोपाल भार्गव साहब का भी फोन नहीं लग पा रहा है, उनसे हालांकि चर्चा हुई और उसके बाद उनका मोबाइल नहीं लग पा रहा है। प्रभात झा साहब भी जुड़े हैं हमारे साथ। एक बार फिर कोशिश करते हैं। झा साहब, सीएम कमलनाथ ने कहा है आदिवासियों के जीवन में जहर नहीं घुलने देंगे। जो हिंदू लिखने वाली बात आई है 2021 की जनगणना को लेकर, वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है। आपका रिएक्शन सर? तो आवाज प्रभात झा साहब की साफ नहीं आ पा रही है और संपर्क तकनीकी कोई दिक्कत ऐसा लग रहा है कि है। फिर धरने पर बैठ गए हैं महापौर आलोक शर्मा, एमआईसी मेंबर के साथ भारत माता चौराहे पर धरना दे रहे हैं। स्मार्ट रोड का लोकार्पण न होने का ये विरोध है। 2017 में रोड बनना शुरू हुई, अब तक इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। कल आर्क ब्रिज के लोकार्पण को लेकर धरना दिया था, लोकार्पण में देरी को लेकर विरोध जताया था। रानी कमलापति आर्क ब्रिज का लोकार्पण होना है। 8 फरवरी 2017 को प्रदेश के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल के पहले स्मार्ट रोड का भूमि पूजन किया था। ये स्मार्ट रोड 32 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और इसमें ये नए भोपाल और पुराने शहर को जोड़ने वाला एक नया स्मार्ट मार्ग बनकर भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने तैयार किया है। ये अभी तक भोपाल की जनता को लोकार्पित हो जाना चाहिए, पर जो इस क्षेत्र की पार्षद है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सबसे खास अपने आप को बतलाती हैं, लगातार वे स्मार्ट रोड में गतिरोध बनी हुई है, बाधक बनी हुई है। वे लगातार इस रोड को बनने नहीं दे रही हैं, जिससे कि भोपाल की जनता को ये स्मार्ट रोड लोकार्पित नहीं हो पा रहा है। तो धरना प्रिय महापौर हैं, अपनी सरकार में कई बार धरना दे दिया उन्होंने। तो खैर, भोपाल महापौर के धरने पर गोविंद सिंह का रिएक्शन भी आया। बीजेपी नेताओं के पास कोई काम नहीं बचा, बीजेपी की आदत धरना देना है, ये कहना है गोविंद सिंह का। हमने काम करने की जिम्मेदारी ले रखी है और बीजेपी को धरना देने का काम सौंप दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कुछ काम बचा नहीं है। उनकी आदत में धरना है तो वो धरना दे रहे हैं। हमने उनको ये काम सौंप दिया है कि आप धरना दीजिए, जनता के अवरोध पैदा करिए। ये काम की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है, इसकी कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता हैं अजय सिंह, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईवीएम के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 45+ सीट मिलने के दावे पर उन्होंने सवाल उठाए। सही तरीके से चुनाव संचालित हो तो नतीजे के बारे में मैं बात कर सकता हूं, लेकिन जब देश का गृह मंत्री डंके की चोट पे कहता हो कि 45 सीट हमारी आएंगी, तो मुझे सोचना पड़ रहा है कि क्या उत्तर दूं। लोकसभा के चुनाव में नतीजे कुछ और हो सकते थे, लेकिन उस समय भी 300 पार की बात हुई और
300 पार हुआ। परसों अमित शाह ने कह दिया 45 सीट। अब केजरीवाल जाने जी। रीवा से बड़ी खबर, बाणसागर नहर में बच्चे डूब गए हैं। एक बच्चे का शव बरामद हो गया, दूसरे बच्चे की तलाश की जा रही है। ये दोनों भाई बताए जा रहे हैं। नहर में डूबने से एक बच्चे की मौत हो चुकी है, गोताखोरों ने इसका शव निकाला है और लगातार तलाश की जा रही है बच्चे की। रतहरा बाणसागर नहर की पूरी घटना है। सिटी कोतवाली थाना इलाका लगता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रीवा से बाणसागर नहर में मासूम बच्चे डूबे हैं। एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, दूसरे की तलाश जारी है। ये दोनों भाई आपस में बताए जा रहे हैं। गोताखोरों ने एक बच्चे का शव बरामद किया है, दूसरे की तलाश लगातार की जा रही है। रतहरा बाणसागर नहर की ये पूरी घटना है। कैसे इतने छोटे बच्चे। अर्पित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अर्पित, पूरी घटना की जानकारी दें। दूसरे बच्चे का कोई सुराग लगा? आपको बता दूं, सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां रतहरा की बाणसागर नहर में ये दोनों बच्चे कल देर शाम गए हुए थे और वहीं पर अचानक उनका पैर फिसल गया और बाणसागर बांध में जा गिरे नहर में। जिसके बाद से गोताखोरों की टीम बिल्कुल सर्चिंग में लग गई और एक का शव बरामद कर लिया गया है। अभी एक की तलाश अभी भी जारी हुई है। क्या उम्र इनकी होगी अर्पित, जो अगर आपके पास जानकारी हो तो? जी बिल्कुल, इनकी उम्र तकरीबन 15 से 20 की दोनों युवकों की बताई जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखें। कटनी के बड़वारा थाना इलाके में देर रात एक कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। घटना में 4 लोग जख्मी भी हैं। दोनों वाहनों की रफ्तार बेहद तेज थी और जानकारी के मुताबिक राखड़ से भरा हुआ ट्रक कटनी की तरफ जा रहा था। कार कटनी से बाहर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान आमने सामने की टक्कर हुई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।